हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लेकर के आए हैं सीटेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि जूनियर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पे आता है और इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 में से आप 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन करेक्ट करने का औहदा रखेंगे। दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं अपने सेट पे। और आपको एक चीज बता दूं, सीटेट में मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा है, 4 बार का सीटेट में क्वालिफाई हूं। तो मेरा जहां तक मानना है कि आप सीडीपी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार लगाइए। उसकी एक एल्गोरिदम है, एक थ्योरी है, एक हिस्ट्री है अपने सीबीएसई की। उस हिस्ट्री को आप फॉलो करिए, ठीक है। और वो हिस्ट्री ये है कि सीटेट में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही क्वेश्चन बनाता है और काफी सारे क्वेश्चन 30 से 40% क्वेश्चन तो यूं ही उठा के एज इट इज पेस्ट करता है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज नंबर 3 पे। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। तो बताइए दोस्तों, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है, बताइए। देखिए समावेशी स्कूल की रचना में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। यदि समावेशी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, हम बच्चों को कुछ सिखा पा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सिखा पा रहे हैं, तो वे बच्चे हमेशा गलत चीजों पर सवाल उठाएंगे, रूढ़ियों प्रथाओं पर सवाल उठाएंगे। तो समावेशी स्कूल की रचना किस प्रकार की होती है दोस्तों, पूर्वाग्रह व पक्षपात इन सभी को लेकर के वो सवाल उठाते हैं। इस प्रकार की समावेशी स्कूल की संरचना होती है। चलिए, समावेशी स्कूल की रचना में पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना शामिल है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिकता सोच में प्रवाह का लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है, बताइए। मौलिकता सोच में प्रवाह का लचीलापन ये किसकी पहचान है दोस्तों। मौलिकता और सोच में प्रवाह और फ्लेक्सिबिलिटी ये सब हमारी पहचान है। ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की। तो दोस्तों क्रिएटिव जो इंसान होता है उसकी सोच में, उसके विचारों में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काफी वैज्ञानिकता और मौलिकता उसके विचारों में झलकती है जो बंदा क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो इसका इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां सही नहीं है, ये याद रखना है क्या सही नहीं है। देखिए बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल सही है, बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं। बच्चे अपनी गलतियों त्रुटियों से सीखते हैं, बिल्कुल बच्चे अपनी गलती त्रुटियों से भी सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तब भी सीखते हैं। तो दोस्तों क्या गलत क्या है, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, बच्चे रैखिक तरीके से नहीं सीखते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखिए यहां रिक्त स्थान टाइप से है, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डेड डेड डैश सीखने का केंद्र है। देखिए बताइए क्या सीखने का केंद्र है। अनुबंधन बिल्कुल गलत है, अनुबंधन सीखने का केंद्र नहीं होगा। रटकर स्मरण करना, रटना तो बहुत बुरी बात है। वेदन और अभ्यास ये भी नहीं है। तो सही क्या है दोस्तों, अर्थ बनाना। मतलब अगर किसी क्लास में हमने किसी स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाया है कि वो इसका मीनिंग समझ रहा है और उन मीनिंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है, अपने जीवन में शामिल कर रहा है, अपने आचार विचारों में उन चीजों को उतार रहा है, तो हमने अर्थपूर्ण शिक्षा दी है, हमने रचनावादी शिक्षा दी है। तो इस तरीके से हम उसको चीजों को जो पॉजिटिव विद्यालय में चीजें सिखाई जाती हैं वो डिलीवर करने में कामयाब रहे हैं, उसको सिखाने में कामयाब रहे हैं। तो रचनावादी कक्षा कक्ष में क्या होता है दोस्तों, अर्थ बनाना। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों की परस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम है। बताइए, सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है? देखिए, इसका सही आंसर है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, और इसमें यही गलती तो पूछा है कि बताइए कौन सा गलत है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि विकास की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। और बाकी हमारे ये सही है, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारणों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। तो क्या गलत है? विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती, ये कथन गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आप ये भी बताइए, इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपने टोटल ओवरऑल सीरीज में कितने प्रश्न सही किए हैं? आपने अगर 80% प्रश्न या मान लीजिए 90% प्रश्न सही कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हो, आप बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हो, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो प्यारे बच्चों, बच्चे तार्किक चिंतन किस क्रिया में कर पाते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन कर पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्यारे बच्चों क्या कर पाते हैं? तार्किक चिंतन। देखिए, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। इस चरण में बच्चे संख्या, क्षेत्रफल, आयतन और अभिविन्यास इन सब को समझने की क्षमता रखते हैं, इन सब के संरक्षण की क्षमता रखते हैं। और वो क्रिया कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? देखिए, कोलबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास एक सब थ्योरी थी। इसकी क्या चरण की, इस चरण की विशेषता पूछ रहा है, तो इसकी विशेषता बताइए। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य हैं। ये बताइए इन चारों में से कौन सा राइट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास का तात्पर्य क्या है दोस्तों? निजी अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाता है। बच्चे की रुचियों के बारे में, बच्चे की जरूरतों के बारे में ये ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। देखिए, कोलबर्ग क्या कह रहे हैं? कोलबर्ग नैतिकता का विकास जन्मजात ना होने के बारे में बता रहे हैं, और वो समाज को इसका पूरा क्रेडिट देते हैं कि नैतिकता का विकास समाज करता है, बच्चे में नैतिकता जन्म से नहीं होती। देखिए, इस चरण में छात्रों के व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को दिखाते हैं। देखिए, कौन सा चरण है? यांत्रिक सापेक्षता, इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण दिखाए जाते हैं, ठीक है। और कोलबर्ग का ये सिद्धांत जरूर ध्यान रखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें कोलबर्ग क्या कह रहे हैं? जन्म से कोई व्यक्ति नैतिक नहीं होता, जन्म से नहीं है, वो समाज के बीच में आकर के नैतिक बनता है। जैसा उसका परिवेश होगा, जैसा उसका समाज होगा, उसी प्रकार से वो व्यक्ति नैतिक बनेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, लेव व्यागोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार, देखिए इसमें दो भागीदार हैं, दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? देखिए, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं लेव व्यागोत्स्की? एक व्यक्ति ए है, एक दूसरा बच्चा है बी, ये दोनों अपनी अपनी समझ से चल रहे हैं, अपनी अपनी समझ से चल रहे हैं,
और चलते चलते इन दोनों की मंजिल एक ही बन जाती है। तो ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है? इसकी अपनी समझ थी, इसकी अपनी समझ थी, लेकिन इन दोनों की समझों से एक ही एंड कंक्लूजन निकला। तो ये कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए, ये सिद्धांत है अंतर विषयकता। अंतर विषयकता लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करके एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, अंतर विषयकता कहलाती है। याद रखिए, दो भागीदार हैं, इनकी अपनी पर्टिकुलर सोच है, इसकी कुछ सोच है, इसकी कुछ सोच है, और ये दोनों एक ही कंक्लूजन पर पहुंच गए, एक ही निर्णय बिंदु पर पहुंच गए। तो ये क्या कहलाएगी? अंतर विषयकता। अंतर विषयकता याद रखिए। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा। भाषा क्या है बताइए? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है, कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती। देखिए, ये गलत है, बिल्कुल पूरा अलग से ही दिख रहा होगा आपको। और ये भी गलत है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा, ये भी गलत है। देखिए, इसका ऑप्शन ए राइट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिए, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरत के अनुकूल अपनाता है। देखिए, ऐसी कौन सी क्लास है, इसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें एक टीचर अपने पढ़ाने के तरीके को अपने जो क्लास में उपस्थित बच्चे हैं उन सभी के अनुकूल बना करके पढ़ाएगा, उन सभी की जरूरतों को ध्यान में रख करके पढ़ाएगा। तो ऐसी कौन सी कक्षा होती है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रगतिशील कक्षा। जब शिक्षक सभी बच्चों का ख्याल रखे, सभी बच्चों के मानसिक स्तर, मानसिक सोच, आचार विचार का ख्याल रख करके कोई पाठ पढ़ाता है, कोई अधिगम करता है, तो प्यारे बच्चों ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? प्रगतिशील शिक्षा। मतलब टीचर ने सभी का ध्यान रखा, तो ऐसी शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को, सॉरी दोनों ही लड़कियां हो गई, यहाँ लड़का होगा। ठीक है, गुलाबी रंग लड़कियों का और नीला रंग लड़कों का से जोड़कर देखना डैश डैश किसका उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है कि गुलाबी रंग लड़कियों का ही होगा? पिंक सिटी, पिंक बस, पिंक शौचालय, ये लड़कियों का ही है, और नीला रंग लड़कों का है। तो प्यारे बच्चों ये किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। जेंडर रूढ़िवादी सोच है, एक संकुचित सोच है कि रंग को जेंडर से जोड़ दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? प्यारे बच्चों, सतत व समग्र मूल्यांकन, सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर बताइए। विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। देखिए ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा समग्र और सतत मूल्यांकन में, ये भी गलत और ये भी गलत। सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना क्या कहलाता है दोस्तों? सतत व समग्र मूल्यांकन पद्धति। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? तो प्यारे बच्चों
कौन सा होगा? संयोगात्मक अधिगम, परवा समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, मानकीकृत निर्देश, उचित समायोजन। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा शास्त्र में विद्यार्थियों के लिए बाधा क्या होता है? कोई मानक बना दो और उन मानकों के अनुसार सभी को निर्देशित करो। ये सबसे बड़ी बाधा है, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है शिक्षा शास्त्र में कि आप नियम कानूनों का स्ट्रिक्टली पालन करवाओ, डायरेक्शन दो। ये सबसे बेकार तरीके का डिसिप्लिन्ड अधिगम जिसको बोलते हैं, ये सबसे बेकार तरीके का अधिगम है मानकीकृत निर्देश। ठीक है, ये बच्चों की शिक्षा में बाधा पहुंचाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? समस्या समाधान में बाधा कौन सा डालता है प्यारे बच्चों? समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में भूलकर सोचना, सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, समस्या पर प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना। देखिए अटक गए, अटकना मतलब समस्या समाधान में बाधा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति स्वयं को ज्ञाता समझता है या ज्ञाता समझने की उसके अंदर क्षमता आ गई है तो वो क्या कहलाएगी? प्यारे बच्चों, वो कहलाएगी अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी सीडीपी की सीरीज। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो आपके ग्रुप्स है उनमें आपके शेयर से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। और सीटेट के एग्जाम में अंत आते आते दोस्तों मैं आपको 10 सीडीपी की सीरीज कराऊंगा, 30 क्वेश्चन की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और 5 फुल लेंथ के टेस्ट जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, फुल लेंथ के 5 टेस्ट, वो भी आपको फ्री मिलेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।